दोस्तों नमस्कार, मैं निर्मित सिंह नेगी और आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री गोपाल नारसन जी, जो हमारे साथ चर्चा करेंगे जो आजकल वैश्विक महामारी फैली हुई है कोरोना, उस दौर में ऑनलाइन एजुकेशन जो भारतीय सरकार करा रही है वो लाभप्रद है या अंततः हानिकारक सिद्ध हो रही है। तो गुरुजी सर पहले नमस्कार। नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। इस पे आज जो हमारा मुख्य विषय है, क्योंकि जब से कोरोना महामारी है, लगभग 2020 की बात करें, उसके बाद से स्कूल आप भी लगातार देख रहे हैं, मतलब एक तरह से सब कुछ जो ढांचा था, जो एक सिस्टम था, वो सारा ध्वस्त हो गया है कहते हैं, क्योंकि सारा कुछ ऑनलाइन के दारोमदार पे आ गया है। जितने भी बच्चे आज पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे सीबीएसई की बात करें, आईसीएसई बात करें, जितने भी बोर्ड हैं, सारे ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर हैं। तो इस पे भारत की स्थिति, भारत की गरीबी और भारत की ऑनलाइन व्यवस्था को देखते हुए आपको क्या लगता है, लाभप्रद है या हानिकारक है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि भारत में इस वक्त कोरोना महामारी चरम पर है और ये दूसरे दौर की महामारी है और तीसरे दौर की खतरे घंटी बज चुकी है। अभी जो उत्तराखंड में बाल संरक्षण आयोग ने जो वर्चुअल मीटिंग ली थी, उसमें जो डेटा निकल कर सामने आए हैं, अकेले उत्तराखंड में 1200 बच्चे कोरोना संक्रमित हैं। तो ये तो बिल्कुल सच बात है कि स्कूल भेजना बच्चों को, विश्वविद्यालयों में भेजना बच्चों को खतरे से खाली नहीं है। ये वो दौर है, घर में रहने का समय है। लेकिन जहाँ तक ऑनलाइन शिक्षा की बात है, ऑनलाइन शिक्षा एक वैकल्पिक व्यवस्था है और ये मुख्य आधार नहीं हो सकता शिक्षा का। आज भी देश के अंदर जो मोबाइल हमारी सुविधाएं हैं जिससे हम ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करते हैं, वो केवल 30% बच्चे ऐसे हैं जो मोबाइल अफोर्ड कर सकते हैं, यानी 70% बच्चे इस सुविधा से वंचित हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि सबसे बड़ा नुकसान इस देश के अंदर शिक्षा का हुआ है और स्वास्थ्य सेवाएं भी लचर हुई हैं। जबकि हमको आगाह किया गया था सन 2020 के शुरू में ही कि ये स्थिति आने वाली है। हम लोगों ने बड़े बड़े दावे किए कि साहब हम इतने हॉस्पिटल बनाएंगे, ट्रेनों में को सेंटर बनाएंगे, लेकिन वो सब व्यवस्थाएं ध्वस्त हुई है। आज ऑक्सीजन के लिए मारामारी है। हमारी दूरदृष्टि की कमी है। ये हमको सोचना चाहिए था सन 2020 में ही कि हमें इतने ऑक्सीजन फैक्ट्री की जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो चिकित्सा विशेषज्ञ हैं वो दूरदृष्टि नहीं रख पाए। इसी तरह से शिक्षा के मामले में ले लो आप, हम बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि ऑनलाइन शिक्षा बड़ी सफल है और बिना पढ़े, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि हाई स्कूल के बच्चे को बिना पढ़े पास किया गया है। तो जहां हमारी व्यवस्था बिना पढ़े पास करने की हो जाएगी तो पढ़ाई तो चौपट होना स्वाभाविक है और इसके दूरगामी परिणाम होंगे। जो बच्चे आज बिना पढ़े पास हो रहे हैं उनका भविष्य क्या होगा आप स्वतः अंदाजा लगा सकते हो। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हम प्रकाश से अंधेरे की ओर जा रहे हैं, जबकि हमको अंधेरे से प्रकाश की ओर जाना चाहिए था। ये बहुत निराशाजनक स्थिति है। इसमें दो बातें आपने कही। एक तो जो मूलभूत अधिकार की बात करें, जैसे आप भी जानते हैं शिक्षा का अधिकार एक मूलभूत अधिकार है, यानी ये प्रशासन और शासन की जिम्मेदारी है कि व्यक्ति को शिक्षित करे, उसको पूरी ढांचागत सुविधा दे, उसको पूरा इंतजाम करे। और हाँ, 1 वर्ष पूरा हो चुका है, अब एक्सक्यूज नहीं हो सकता कि अब हम नहीं कर पा रहे हैं। पहली बात, जो कोरोना महामारी में जैसे तैसे जो भी सरकार नियम लेती है, क्योंकि अचानक से हुआ था, अभी 1 वर्ष पूरा हो गया है। इस पे आपने बात कही, जैसे अब बात वहीं से शुरू करते हैं। हाई स्कूल की आपने बात की, 10वीं की यानी बात की, तो 12वीं की क्या स्थिति आ रही है? क्या एग्जाम भी ऑनलाइन लेने पड़ेंगे? देखिए, मुझे शक है, मुझे लगता है कि शायद ये 12वीं के एग्जाम भी बिना लिए पास कर देंगे जब हाई स्कूल कर सकते हैं। और अभी जो मैं सबसे बड़ा सवाल क्या है कि जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में हैं, आज विभिन्न कॉलेजों के प्रधानाचार्य और अध्यापकों की ड्यूटी आप ऑक्सीजन प्लांट पर लगा रहे हैं। जिनका काम विद्यालयों को संभालना था, कॉलेज को संभालना था, वो ऑक्सीजन प्लांट में व्यवस्था देख रहे हैं। आप स्टेशन पर जाकर देखिए, आप बॉर्डर पर देखिए, वहाँ पर अध्यापकों को नियुक्त किया जा रहा है। यानी व्यवस्था, आप सीधी बात है ना कि आपके लिए प्राथमिकता शिक्षा नहीं है। आप स्वास्थ्य में और लोग लगा सकते हैं, आपके बहुत सारे विभाग हैं,
आपके कृषि विभाग है, आपके बहुत सारे विभाग हैं जो जिनको आप इनसे सेवा दे सकते हो। लेकिन एजुकेशन के व्यक्ति को अगर दूसरी सेवाएं देंगे आप तो एजुकेशन प्रभावित होगी। और देखिए मैं ये बता सकता हूँ कि आज की स्थिति ये है कि ना बच्चा पढ़ना चाहता है अब और ना अध्यापक पढ़ाना चाहता है अब। तो जब तक हमारी इच्छा शक्ति नहीं बढ़ेगी, मोटिवेट हम नहीं कर पाएंगे। देखिए आने वाला समय बहुत खतरे का है, तो हमें अगर निश्चित रूप से वर्चुअल ही चलना है, ऑनलाइन ही चलना है, तो जो बच्चे मोबाइल से वंचित हैं या जिस क्षेत्र में कनेक्टिविटी नहीं है उनको डेवलप करो, उन बच्चों को मोबाइल उपलब्ध कराओ या उनके लिए गांव में ऐसी कुछ व्यवस्था करो ताकि एक साथ बच्चे बैठ कर पढ़ सकें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, मास्क का पालन हो। लेकिन वो हम नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोग केवल, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, हम केवल आंकड़ेबाजी पेश करते हैं, दावे करते हैं। आप ये देखिए ना, आप पहले बंगाल में चुनाव हुए, 5 राज्यों में चुनाव हुए, चुनाव के समय कोरोना गायब, और चुनाव के बाद फिर डेटा जो आया, हरिद्वार में कुंभ हुआ, कुंभ के बाद कितना हम भुगत रहे हैं उस चीज़ को। क्या जरूरी था कुंभ? जान से ज़्यादा जरूरी कुंभ है क्या? इसी तरह से उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हुए, क्या जरूरी थे पंचायत चुनाव? लेकिन ये अपने आप इन्होंने, मैं ये कह सकता हूं कि ये अपने आप आत्महत्या की तरफ बढ़ रहे थे। अब सरकार की नीयत स्पष्ट होनी चाहिए थी कि ठीक है चुनाव जरूरी नहीं है, आप राष्ट्रपति शासन लगा सकते हो, आपके पास व्यवस्था है, संविधान में व्यवस्था दी गई है। तो चुनाव कराना बहुत रिस्की रहा है और 1-1 लाख की लोगों की भीड़ आपकी रैलियों में गई है। कहीं कोई सोशल डिस्टेंस नहीं दी, नहीं कोई आपके मास्क लगाया था। और यहाँ पर 4 व्यक्ति अगर मिल गए तो आप उनको अंदर कर देंगे उठा करके। चुनाव की बात करें, चुनाव की रैली में भी जो मोदी जी की रैलियां हुई हैं, वर्चुअल रैली की बात करें तो एक बड़ा स्क्रीन लगा के कई लोगों को बिठा के रैली कराई गई है। मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ना मोदी जी की बात कर रहा, किसी दूसरे की बात कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ कि सभी के लिए ये लागू होता है कि ये चुनाव का दौर रैलियों का नहीं था, जनसभाओं का नहीं था, ये कोरोना महामारी से ग्रसित थे हम। कुंभ में आप कहते हो कि सामने बॉर्डर पर चेक किया, निगेटिव रिपोर्ट लेकर अंदर आने दिया, तो कोरोना कैसे फैल गया? वहां बहुत सारे हमारे संत चले गए। तो कारण क्या है? कारण यह कि आपने केवल आंकड़ेबाजी पेश की है और केवल सरकारी धन का दुरुपयोग करने का ये इशू था और कुछ था ही नहीं। ऐसी कोई व्यवस्था बनाई जा सकती है जो बीच में लेके आ जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चा व्हाट्सएप पे, मोबाइल पे पढ़ना उतना आसान नहीं है, ना के बराबर है। क्योंकि आप ये मान के चलिए इतना सा मोबाइल है और वही बच्चे का पिता भी इस्तेमाल करेगा। देखिए मैं तो ये कह सकता हूं कि इसमें सबसे बड़ी, अगर मेरा सुझाव ये है कि ऑनलाइन तो संभव नहीं है, लेकिन आप जिस तरह से डिस्टेंस एजुकेशन होती है कि आप जो डिस्टेंस एजुकेशन में क्या होता है कि आपके पास पेपर आते हैं, जो पाठ्यक्रम आता है, सामग्री आती है, पाठ्यक्रम सामग्री, उस पाठ्यक्रम सामग्री को आप हर गांव में, शहर के अंदर, हर वार्ड में, हर उसे एक सेंटर बनाइए कि वहां से वो घरों में डिस्ट्रीब्यूट हो। ठीक है। और जिनके माता पिता पढ़े लिखे हैं उनको जिम्मेदारी दी जाए कि वो अपने मोहल्ले के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाएं, उनको पढ़ाने की जिम्मेदारी दें और ये वॉलेंटियर लेवल पर हो। तो केवल ये विकल्प हमारे पास है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हो, मास्क भी लगाया जाए, लेकिन और ये एक समाज सेवा भी होगी। ये एक वॉलेंटियर के रूप में काम लें हम तो वो ज़्यादा बेहतर होगा ऑनलाइन शिक्षा से। ऑनलाइन शिक्षा में हम बच्चा जो है, आप क्लास में आपने ऑनलाइन की 4 घंटे और उसके बाद तो मोबाइल उसी के पास है, वो चाहे कुछ भी देखे, तो हाँ वो भटक सकता है बच्चा। लेकिन यदि आप डिस्टेंस एजुकेशन के सिस्टम से पाठ्यक्रम उपलब्ध कराएंगे और वॉलेंटियर रूप में कुछ लोगों को नियुक्त करेंगे और वहाँ के स्थानीय बच्चों को वो पढ़ाएं तो वो ज़्यादा बेहतर परिणाम आएगा इस परिणाम की बजाय। तो मैं कहता हूँ परिवर्तन की आवश्यकता है। एक बात और निकल के आती है, जो संसाधन का उपयोग की, मान ले गरीब व्यक्ति एंड्रॉयड मोबाइल नहीं ले सकता, तो बच्चे की शिक्षा के लिए उस पर दबाव है कि वो एंड्रॉयड मोबाइल ले। लैपटॉप भी धीरे धीरे प्रचलन में आ रहे हैं, तो बच्चा जिद करेगा कि मेरे को लैपटॉप दिलाया जाए, मेरे को मोबाइल दिलाया जाए। तो आप ये भी देखते हैं कि गरीब के सिर पे ही सब कुछ फूटने वाला है। अरे भाई, खाने के तेल रोटी नहीं है, घर में दाने नहीं है, कहाँ जाएगा वो? आप देखिए ना, अभी लॉकडाउन लगा हुआ है 2 महीने से, है। आप क्या करते हो कि उसके लिए सब रोजी रोटी बंद होगी, मजदूर की मजदूरी नहीं मिल रही है, नौकरी पेशा व्यापारी सब व्यापार ठप है। आज आप क्या करते हो? आप तो खुद बढ़ावा दे रहे हो। आप 1 हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन दुकान खोल रहे हैं, या 1 दिन में आपने 10-11 बजे तक दुकान खोल दी। तो जितना कम समय देंगे उतनी भीड़ बढ़ेगी।
जाहिर सी बात है। तो उससे क्या होगा, अव्यवस्था फैलेगी। अगर आप टाइम बढ़ाइए लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, मास्क का उपयोग हो, और कोई भी व्यक्ति इस जो नियम बनाए आपने उसको तोड़ने ना पाए। लेकिन हर व्यक्ति को किराने पर खाद्य सामग्री लेने का अधिकार है, डॉक्टर के पास जाने का अधिकार है, हर व्यक्ति को स्कूल जाने का अधिकार है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग और उन मानकों को पूरा करने के बाद इस तरह की क्लासेस शुरू करते हैं तो मैं मानता हूं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम उभर सकते हैं। आप देखें दूसरे जो देश हैं, आप वहां पर हमसे ज़्यादा कोरोना था, वो उससे निकल गए। अब देखिए ना, उनका कारण क्या है कि वहां वैक्सीनेशन प्रॉपर हुआ है। और आज चाहे अमेरिका हो संकट से निकल के बाहर आ गया, इंग्लैंड संकट से निकल बाहर आ गया, आपका चाइना संकट से निकल बाहर आ गया, बहुत सारे देश हैं इस तरह से। तो उनसे हमें सबक लेना चाहिए कि हम केवल भाषणबाजी ना करें, आंकड़ेबाजी ना करें, हम धरातल पर आकर के काम करें। और जो व्यक्ति पहले व्यक्ति की भूख है, अगर वो भूख ही, या तो भूख से मर जाएगा, फिर वो या बीमारी से मरेगा। तो हमें दोनों दृष्टिकोण अपनाने होंगे और तब जाके एजुकेशन सिस्टम को वॉलंटियर माध्यम से आपको अगर बढ़ाएंगे, डिस्टेंस एजुकेशन का कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। दोस्तों, ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्री गोपाल नारसन जी। मैं निर्मित सिंह नेगी।